एक बार फिर स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज में। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं मुख्य खबरों पर। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर मोहल्ले में दबंगों द्वारा युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मचा है और पुलिस कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हरदोई के गढ़ी रसूलपुर गांव में शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आर्थिक सहायता दी और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद सुनासी नाथ मंदिर पहुंचकर पूजन करने से राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। वन 1090 या महिला हेल्प डेस्क और जन सुनवाई पोर्टल, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन सरकार को मदद करनी है। अगर 112 में संतुष्ट बेटी ने बताया तो उसकी हत्या कैसे हो गई? इसका मतलब 112 जिन्होंने ये कहा कि बेटी संतुष्ट थी, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन अधिकारी को टर्मिनेट करना चाहिए, उन्हें अपनी नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, उन अधिकारियों को टर्मिनेट कर देना चाहिए जिन्होंने ये कहा कि बेटी संतुष्ट है और उसके बाद बेटी की जान चली गई। और ये घटना उत्तर प्रदेश में पहली नहीं हुई है। बताओ, गाजीपुर में पत्थर लेकर के निकल पड़े। अगर हम लोग विश्वकर्मा बेटी को न्याय दिलाने के लिए गए तो वर्चस्ववादी लोगों ने और जो लोग ताकतवर लोग हैं, समाज के जो ताकतवर लोग हैं, पैसे से ताकतवर है, सरकार के करीब हैं, उन्होंने क्या दंगा नहीं फैलाया, पत्थर नहीं चलाए क्या? गाजीपुर में पूरा पुलिस प्रशासन जानता है, वीडियो जानते हैं, पत्रकार साथी जानते हैं। आज हम उसी जगह मौजूद हैं जहां पे शिल्पी की कुशवाहा की हत्या हुई थी। मैं उसी गढ़ी रसूलपुर के गांव में मौजूद हूं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आगमन हो रहा है। अब परिवार को क्या कुछ मदद देते हैं और क्या संतावना देते हैं, वो तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। इसमें जो हत्या का आरोपी है ऋषभ द्विवेदी और उसके पिता प्रमोद द्विवेदी को एसपी अशोक मीणा के द्वारा जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कई जगह, कई कोतवाली से होकर गुजरते हुए पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद भी गढ़ी रसूलपुर पहुंच गए। और ठीक उसी के बाद अशोक मीणा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कोतवाल मल्लावा शिवकांत पांडे को सस्पेंड कर दिया। औरैया के जैतापुर गांव में प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जेएम के निर्देश पर एसडीएम सदर अजय आनंद वर्मा के नेतृत्व में खसरा संख्या 194 पर विकसित अवैध कॉलोनी को जेसीबी से ध्वस्त कराया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगे भी अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज के सौरी थाना क्षेत्र के नादेमाऊ के पास तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया। 4 घायलों को कानपुर रेफर किया गया है।
सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के मीरानगर गांव स्थित मोहन एंटरप्राइजेस में बिजली स्पार्किंग से भीषण आग लग गई। आग में लाई फैक्ट्री जलकर राख हो गई और करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाड़ी तो यहाँ के फ़ोन किए हमको तो हम आए हैं, मालूम हुआ कि आग लग गई है। तो आपका घर कहाँ पर पड़ता है गांव में? हम रहते तो अंदर अंदर घर है। अंदर है। जब आए जब यहाँ पर आए हैं तो फायर ब्रिगेड अग्नि बुझाने वाली मशीन आ चुकी थी? हाँ, फायर ब्रिगेड आ चुकी है। आ चुकी थी। तो इसमें लगभग मतलब काहे का काम होता था इसमें? इसमें लिया फैक्ट्री है। लिया फैक्ट्री है। तो इसमें लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? इसमें तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसको अभी आपने कहीं सूचना दी थी? पुलिस विभाग में नहीं दिया? नहीं, अब आए हैं हम, अब सूचना देंगे। थाने में सूचना दी नहीं दी अभी? नहीं, थाने में दे दी, आ गए वहाँ के चौकी इंचार्ज आए थे? आ गए हैं, दरोगा साहब आ गए हैं। अच्छा। पुलिस आ गई है। अच्छा, कार्रवाई। फतेहपुर के खाका क्षेत्र में मंगेतर के सामने युवती से गैंगरेप मामले के फरार आरोपी बबलू सिंह सिंगरौल को अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। एसडीएम खाका और पुलिस टीम ने नौबस्ता नहर रोड स्थित गाटा संख्या 267 की सरकारी चारागाह भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। इटावा के एकदिल थाना क्षेत्र में कांकरपुर के पास भोगनीपुर निचली गंग नहर में लगातार दूसरे दिन शव मिलने से हड़कंप मच गया। निर्माणाधीन पुल के नीचे शव देख राजमिस्त्री ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं नहर में पशुओं के शव मिलने से दुर्गंध फैली हुई है। जो निर्माणाधीन है, यहाँ पर राजमिस्त्री का काम करने वाले हैं योगेंद्र सिंह। इनके द्वारा आज थाना एकदिल को सूचना दी गई कि वहाँ यहाँ पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। चूँकि अभी पुल निर्माणाधीन है तो बहुत सारे उसमें घास फूस के आने की वजह से वहाँ ठहराव है और इस ठहराव के क्रम में ही ये बॉडी कहीं से आई हुई है। अभी तक इसकी पहचान नहीं हो सकी है। इसका पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए आगे मोर्चरी बॉडी को भेजा गया है। तत्काल इसमें पता लगाया जा रहा है। अगर कहीं गुमशुदगी लिखी हो आसपास के आपके चैनल के माध्यम से लोगों के द्वारा अगर इसमें कोई सूचना मिलती है तो तत्काल इसको अवगत कराएं और बाकी पोस्टमार्टम के बाद आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये सेम ही प्रक्रिया है। दोनों ही चीजों के लिए हम लोग अपना फतेहपुर में आयोजित लोजपा रामविलास की समीक्षा बैठक में प्रदेश महासचिव कुमार विवेक आनंद ने कहा कि पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने किया और गठबंधन होने पर सम्मानजनक सीटों पर समझौते की बात कही। आज हम समीक्षा किए हैं संगठन पर। अब हम जो कुछ यहाँ के जो हमारे वरिष्ठतम कार्यकर्ता हैं उनको हमने एक रूपरेखा बनाया, रोड मैप बनाया है जो ये सब समस्या पर आप देखिए और हमको दीजिए। विद्युत समस्या, महिला समस्या, कुछ मुद्दे तो लेके चले होंगे, इस मुद्दे पर हम लोग पहल करेंगे। इस पर जो भी स्थानीय समस्या, बार बार हम ये कह रहे हैं कि स्थानीय समस्या, तो हमको तो अभी यहाँ के स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता है वही ना हमको चिन्हित करके देने का काम करेंगे। तो अभी तक तो वो उस पर हम लोग सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार हुआ है उसका। श्रमिक दिवस पर योगी का संदेश, सरकार ऐसा पैकेज लाएगी जिससे हर श्रमिक सम्मान के साथ जी सके, आत्मनिर्भर बने और उसका जीवन स्तर बेहतर हो सके। कर रहा है, कोई किसी अन्य कार्य के साथ जुड़ा हुआ है, वह भी अपना काम कर रहा है। लेकिन इन सब के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाला, जो हमारा उद्योगों में काम करने वाला श्रमिक है, वह भी वहां पर मेहनत करके
देश की मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। तो उन सभी को ये सुरक्षा की गारंटी मिले, हर प्रकार की सुविधा मिले, इसके लिए उनके लिए डॉर्मेट्री बने, आवासीय सुविधा प्राप्त हो। हमने आवास विभाग से भी कहा है और औद्योगिक विकास विभाग से भी कहा है, अपनी पॉलिसी चेंज करो। जहां उद्योग है वहीं पर श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करो। FAR में वहां पे उनको छूट दो, वहां पे निर्माण कार्य हो, डॉर्मेट्री बने, अच्छी और सस्ती कैंटीन बने जहां उनको क्वालिटी भोजन उपलब्ध हो सके। और इसके परिणाम बहुत शीघ्र आप सबको देखने और सुनने को मिलेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार आज जो निर्माण श्रमिक आज यहां पे सुरक्षा बीमा से वंचित थे और जो लोग अब तक स्वास्थ्य बीमा के कवर से मुक्त थे, यानी उसमें वो लोग नहीं आ पाते थे, और जिन्हें आयुष्मान भारत की सुविधा आज हम प्रदान करने जा रहे हैं, इन सबको तो मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ जो भविष्य में भी होने जा रहे हैं उनको आश्वस्त करते हैं कि एक समय सीमा के अंदर इस सुविधा उन्हें वेज बोर्ड की जैसे सिफारिश हमारे पास आती है, उसके बाद औद्योगिक विकास विभाग, श्रम और सेवायोजन विभाग की बैठकें उनके साथ इसी के साथ शुरू हो जाएगी और हम इतना अच्छा पैकेज उपलब्ध करवाएंगे कि हर श्रमिक सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर पाएगा। श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, कुछ लोग विकास और उद्योगों के विरोधी हैं जो श्रमिकों को बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनसे सतर्क रहना होगा क्योंकि सरकार का लक्ष्य हर मजदूर को सम्मान और बेहतर जीवन देना है। घर के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। औद्योगिक अशांति किसी भी स्थिति में नहीं होने देना है। जो लोग समृद्धि के विरोधी हैं, विकास के विरोधी हैं, वे नहीं चाहते कि उद्योग चले, वे बहकाने का काम करेंगे, लेकिन बहकना नहीं है। याद करना, उद्योग और श्रमिकों को मिलकर के हमें काम करना है। हां, हमने और यहां पे श्रम और सेवायोजन विभाग से कहा है कि नए वेज बोर्ड गठित करिए, उसकी रिपोर्ट मंगाइए और यह सुनिश्चित करिए कि जो भी श्रमिक, जो भी लेबर कार्य कर रहा है औद्योगिक क्षेत्रों में, उन सभी को हमारा प्रयास होना चाहिए कि 10 से ऊपर जिस भी उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, 10 और 10 से ऊपर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम नए वेज बोर्ड में प्रस्ताव करें, बीमा कंपनियों से भी बातचीत करें, बीमा कंपनी और उद्यमी मिलकर के यह सुनिश्चित करेगा कि उनको भी आने वाले समय में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की सुविधा फ्री में इंपैनल्ड हॉस्पिटल में प्राप्त हो सके। ये सुविधा हम उन सभी को देंगे और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 1 करोड़ श्रमिक परिवारों को, 1 करोड़ श्रमिक परिवारों का मतलब 5 करोड़ लोग सीधे सीधे इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं आने वाले समय में, और एक बड़ा कार्य होगा ये उत्तर प्रदेश की दिशा से। दूसरा, किसी उद्यम में काम करने वाला कोई व्यक्ति अगर किसी दुर्घटना का शिकार होता था, उद्योग में हुआ तो ठीक है, उद्यमी को सहयोग कर लेता था, लेकिन अगर सड़क पे हो गया कौन पूछने वाला है। बस में चल रहा है तब दुर्घटना का शिकार हो गया, घर में किसी कारण से हो गया, बीमारी कभी भी आ सकती है, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं होती थी। हम नए वेज बोर्ड में व्यवस्था बनाने जा रहे हैं और व्यवस्था ये बनाने जा रहे हैं, बीमा कंपनी, श्रम और सेवायोजन विभाग और उद्यमी मिलकर के व्यवस्था करेगा कि हर श्रमिक को जो औद्योगिक क्षेत्रों में भी काम कर रहा है, जैसे हम लोगों ने बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों को दिया है, खेतिहर मजदूर को दिया है, ऐसे ही उद्योगों में भी काम करने वाले श्रमिकों के लिए
5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर हम उनको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह सामाजिक सुरक्षा होगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे किसी के ऊपर कोई घटना दुर्घटना न हो, लेकिन अगर हो जाती है तो उस परिवार को कुछ पैसा बीमा कंपनियां उपलब्ध करा सकें, इसके लिए हम लोग उन सभी को इसके साथ जोड़ने का काम करेंगे और यह कार्य एक बेहतरीन भविष्य के लिए और उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का यह एक महत्वपूर्ण। ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों के लिए बड़ी पहल। 7 एकड़ जमीन पर 300 बेड का ESIC अस्पताल बनेगा, जिससे मजदूरों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। एक यहां पर ESIC हॉस्पिटल का निर्माण यहां पर 7 एकड़ भूमि पर यहां पर उन लोगों के लिए यह हॉस्पिटल का निर्माण वहां पर किया जाएगा। यह हॉस्पिटल श्रमिकों के लिए डेडिकेटेड होगा, चाहे वह निर्माण श्रमिक होंगे, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले होंगे। इसके अलावा गीडा गोरखपुर में 5 एकड़ भूमि इसके लिए चिन्हित की गई है, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की सेवा उपलब्ध करवाने के साथ ही यहां पर हम उनको ये भी एक हॉस्पिटल की सुविधा वहां पर देंगे। और इसके लिए मैंने श्रम और सेवायोजन विभाग से कहा है, जहां पे भी औद्योगिक क्षेत्र होंगे, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, जहां भी हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं, वहां के लिए ESIC के हॉस्पिटल्स वहां पे बनाए जाएं। इसके लिए लैंड उपलब्ध कराना यह औद्योगिक विकास विभाग का काम है और वहां पे लैंड उपलब्ध करवाने के साथ साथ वहां पे हॉस्पिटल निर्माण करना, ESIC के माध्यम से उपचार करना, अन्यथा उनके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा जैसी सुविधा दे करके उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, जिससे वह और उनका परिवार भी किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सके, इसकी सुविधा उपलब्ध करवाइए। और ये हम इसके साथ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जितने भी हमारे निर्माण श्रमिक हैं, उन सभी को तो अब हम इस स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ कवर करने जा रहे हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। अब औद्योगिक क्षेत्र में जो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं, अभी हमने उनका मानदेय कुछ बढ़ाया है। गवर्नमेंट का काम नहीं था, तो उद्योगों का काम था, उद्योगों में, लेकिन उद्योगपतियों से, उद्यमियों से बातचीत करते हुए किया है। श्रमिकों के लिए सरकार बड़े स्तर पर सुविधाएं देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, डॉर्मेट्री, सस्ती कैंटीन, क्वालिटी भोजन, साफ सुथरे शौचालय, स्नान घर और CCTV सुरक्षा जैसे सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, ताकि मजदूर सम्मान के साथ रह सके। योजना में 7 लाख से अधिक जो व्यवस्था बनाई गई है, यहां पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 7 लाख से अधिक श्रमिकों को आच्छादित किया गया है। अटल पेंशन योजना में 93 लाख लाभार्थी हैं। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों में सबसे अधिक यूपी है और निर्माण कामगार और दिव्यांगता के कारण कोई श्रमिक कार्य करते हुए दुर्घटना का शिकार होता है तो दुर्घटनाग्रस्त जो परिवारजन हैं 5 लाख की सहायता, दिव्यांग होने पर 2 लाख और 2 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए की सहायता अब इस स्कीम के अंतर्गत उन श्रमिक परिवारों को मिलता है, जहां पे 2014 के पहले कुछ भी नहीं मिलता था और आज उसको सरकार ने गारंटी दी है। और साथ साथ हम लोगों ने समय समय पर इस दिशा में कुछ नए प्रयास प्रारंभ किए हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज श्रमिकों के लिए कुछ नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हम लोग देखते थे, बचपन में हम देखते रहे हैं कि बड़े बड़े नगरों में श्रमिक अड्डे बनते थे, कोई प्रोत्साहन नहीं था।
बहुत बार तो श्रमिक कहीं काम करता था और जब मजदूरी देने की बात आती थी तो उसको टरका दिया जाता था, ठेकेदार पूरा पैसा नहीं देता था, या जिसके यहां काम करते थे वो पैसा नहीं देता था। अब सरकार ने इसको कहा ऐसा नहीं चलेगा, अगर काम किया है तो काम का दाम भी देना पड़ेगा, और काम का दाम जो नहीं देगा उसका फिर काम तमाम सरकार करेगी। ये आज उस इच्छा शक्ति के साथ कार्य हो रहा है। मातृत्व, शिशु और बालिका मदद योजना में भी आज हम श्रमिक परिवारों को मदद कर रहे हैं और 6 लाख से अधिक लाभार्थी आज इस योजना के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्रमिकों के ठहरने और उनके लिए डॉर्मेट्री बन सके, आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके। आज हम लोगों ने यहां पर तमाम ऐसी योजनाओं को यहां पर लॉन्च किया है। श्रमिक डॉर्मेट्री का प्रावधान करने की व्यवस्था की है। इसके लिए उन्हें कैंटीन, इसमें श्रमिक डॉर्मेट्री केवल डॉर्मेट्री नहीं होगी, सस्ती कैंटीन भी होगी। हमारा प्रयास वही है कि जहां श्रमिकों के अड्डे बने और वहां पे श्रमिक तो रहे, लेकिन उसके लिए सस्ती कैंटीन भी बने, सस्ता भोजन, क्वालिटी भोजन के साथ मिले, औपचारिकता नहीं, अच्छा भोजन क्वालिटी भोजन के साथ, मनोरंजन की सुविधा मिले, अच्छे शौचालय, साफ सुथरे शौचालय, स्नान घर भी मिले और मनोरंजन के साधन भी मिले। ये भी उसको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। सीसीटीवी की सुरक्षा हो, वहां पे कॉमन एरिया की सुविधा हो, गार्ड की सुविधा हो, ये सभी चीज हम लोग इसके साथ। ग्वालियर में ठगी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुरार थाना क्षेत्र के सदर बाजार में एक बुजुर्ग महिला को 2 अज्ञात ठगों ने अपना शिकार बना लिया। आरोपियों ने महिला को दान दिलाने का झांसा दिया और बातों में उलझाकर उसके सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। बदले में महिला को कुरकुरे का पैकेट थमा दिया। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है और खास बात यह है कि शहर में पिछले 7 दिनों के भीतर महिलाओं के साथ ठगी की यह 5वीं वारदात बताई जा रही है, जिससे लोगों में दहशत और नाराजगी का माहौल है। ग्वालियर में 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां महाराजपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली 24 वर्षीय समायरा खान ने अपने पति अशमन खान पर मारपीट कर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 और बीएनएस की धारा 115(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं समायरा के मुताबिक शादी के बाद से पति लगातार प्रताड़ित करता था और दिसंबर 2025 में झगड़े के दौरान उसने 3 बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करने की बात कही। पीड़िता ने बताया कि वह लंबे समय तक रिश्ता बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन पति की ओर से कोई संपर्क नहीं किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फरियादिया द्वारा थाना महाराजपुरा में कल एक फरियादिया द्वारा सूचना दी गई कि उसकी शादी 2024 में हुई थी और उसके बाद उसके पति के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ना से तंग आकर उनके कई बार प्रयास करने के बावजूद भी उनके पति के द्वारा उसे घर में नहीं रखा जा रहा है और तलाक 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 कहकर उसको घर से निकाल दिया गया है। पत्नी के प्रयासों के बावजूद भी जब रिश्ता नहीं बच पा रहा है तो पुलिस से उसने सूचना दी है। पुलिस ने मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 की धारा 4 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है और आगे हम जांच कर रहे हैं और जो भी साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से मध्य प्रदेश शासन के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भगवान नरसिंह जी के प्रकोष्ठ के अवसर पर नरसिंह मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर आरती में भाग लिया और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंत्री ने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नीरज दुबे, कलेक्टर रजनी सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भोरिया समेत प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
मुझे लगता है कि नरसिंहपुर ज़िले की हमारी एक बड़ी प्रतिष्ठित एक दिवस होता है ये, जब भगवान नरसिंह के जन्मोत्सव को पूरा शहर पूरा ज़िला मनाता है। स्वाभाविक रूप से माँ नर्मदा के तट पर बसा ये ज़िला, नरसिंह भगवान, उनकी कृपा, उनकी प्रेरणा इस ज़िले में हमेशा ज़िले की प्रगति का, ज़िले की तरक्की का, ज़िले में सौहार्द के वातावरण का हमेशा साक्षी रहा है। और प्रभु से आज के अवसर पर प्रार्थना करूंगा, भगवान नरसिंह ने हर युग में लोगों पर कृपा की है और हमारी सनातन संस्कृति में प्रभु का बड़ा एक महत्व है। भगवान नरसिंह हम सब पर कृपा करें, सुख शांति अमन चैन रहे। प्रभु हम सबको वो शक्ति दे कि नरसिंह मंदिर काफ़ी मतलब जो है कि बहुत पुराना मंदिर है। इसकी क्या मान्यता है, किसने बनवाया था और साल में एक बार जो है गर्भ गुफा खुलती है, तो क्या इसके महत्व और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं काफ़ी। नरसिंह मंदिर 1600 शताब्दी का बना है और इसको राव जगन्नाथ सिंह जी जो यहाँ के राजा थे उनने बनवाया था। राव जगन्नाथ सिंह जी यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर उनका महल है। अंडरग्राउंड टनल है इसमें, जो राजा रानी नीचे से टनल से होते हुए सीधे भगवान के गर्भगृह में आते थे। पीछे नर्मदा कुंड है तलघर के अंदर, एक स्तंभ में नरसिंह स्तंभ जिसके ऊपर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। और इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पे नरसिंह मंदिर जो है, जो राजा जगन्नाथ सिंह जी लाए थे, वो उनके इष्ट देव थे और पूरे हिंदुस्तान में केवल नरसिंह मंदिर नरसिंहपुर में ही स्थापित है, जिसमें 13 विग्रह हैं नरसिंह मंदिर के अंदर। साउथ के अंदर एक मंदिर है, वो है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर या लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, परंतु यहाँ पे विग्रह में नरसिंह भगवान के साथ में लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नरसिंह, पेट में सालेग्राम, गोदी में हिरण्यकश्यप, ऐसे 13 विग्रह हैं। शेषनाग हैं, लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी शेषनाग के ऊपर भी हैं। ऐसे 13 विग्रह नरसिंहपुर में हैं इस मंदिर। क्या मान्यता है कि जो साल में एक बार जो है गर्भ जो गिरा है जो यहाँ का वो खुलता है? गर्भगृह में एक्चुअली क्या होता है कि बरसात के समय में जीव जंतु जो होते हैं तालाब से यहाँ पानी भरने के कारण से वहाँ आ जाते हैं, उसी लेवल पे बारिश का पानी तालाब के अंदर रहता है। परंतु तलघर की खासियत ये है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का पानी अंदर नहीं है और पूरा मंदिर एसी है, जबकि नरसिंह मंदिर के अंदर एसी कहीं नहीं लगा है। यहाँ का तापमान 16 से 17-18 डिग्री के आसपास है। अभी आप तलघर के अंदर जाएंगे तो 18 से 19 डिग्री टेम्परेचर। क्या कहेंगे आज नरसिंह बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं? हमारे यहाँ जो श्रद्धालु नरसिंह मंदिर का जो जयंती होती है, नरसिंह भगवान का प्रकटोत्सव होता है, उस दिन यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है और विभिन्न जिलों से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होते हैं। सुबह से लगातार यहाँ पे आने जाने वालों की बहुत भीड़ है और सुबह भगवान जी का पूरा अभिषेक होता है और शाम के 7 बजे उनका जो भगवान जी का प्रकटोत्सव है वो गोधूली बेला में हुआ था, इसलिए शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में उनकी आरती है। क्या नाम है, किस पद पर? मेरा नाम है राजेश कुमार विश्वकर्मा। मैं यहाँ पर देव नरसिंह मंदिर ट्रस्ट में एक सदस्य हूँ और यहाँ का मैनेजमेंट में ही देखता हूँ। ग्वालियर में एक शादी समारोह के दौरान रिश्तेदार की नाराजगी दूल्हे के लिए मुसीबत बन गई। माधागल थाना क्षेत्र निवासी डॉक्टर जिशान खान ने अपने रिश्तेदार साजिद शेख पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में साजिद 4 गनर लेकर पहुंचा था। स्टेज पर गनर्स के साथ पहुंचने पर दूल्हे ने मजाक में कहा कि इतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं है और हंस पड़ा। इसे साजिद ने अपमान समझ लिया। आरोप है कि बाद में उसे सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर शब्द लिखे और फोन पर दूल्हे को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना माधोगंज में मामला है। इसमें डॉक्टर जीशान खान है, इनके द्वारा ये एफआईआर की गई। इसमें 24 तारीख को डॉक्टर जीशान के यहाँ शादी थी, एक प्राइवेट मैरिज हॉल में शादी थी। इन्होंने जो गेस्ट आमंत्रित किए थे उसमें गेस्ट जो है अपने साथ 4 गनमैन और 2 बाउंसर लेके आए
इनके द्वारा मना किया गया कि इनकी बाउंसर्स की और गनमैन की आवश्यकता नहीं है, तो ये नाराज होकर वहाँ से चले आए। 27 तारीख को इनके द्वारा एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया। जब फरियादी को पता चला कि वीडियो बनाकर डाला गया तो उसके द्वारा फोन लगाकर उनसे बात की गई। तो फोन पर भी उनके द्वारा बदतर की गई, गालियाँ दी गई, जहाँ से धमकी दी गई। इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, मामले में की जा रही है। से परेशान एक महिला ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की रहने वाली मेहरून बेगम ने आरोप लगाया कि पति की बीमारी के चलते उसने कपिल कुशवाहा नामक व्यक्ति से 5,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन ब्याज काटकर उसे केवल 4500 रुपए ही दिए गए हैं। महिला का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में वह आरोपी को 40,000 रुपए से ज्यादा दे चुकी है। इसके बावजूद कर्ज खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि आरोपी शराब के नशे में घर पहुंचकर धमकी देता है और विरोध करने पर महिला व उसके पति के साथ मारपीट करता है। पीड़िता ने थाने में शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने पर एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है, क्या परेशानी? जहीर खान नाम है मेरा। ये कपिल कुशवाहा करके है, ये पुरानी छावनी जमाईपुरा में रहता है और ये लोग ब्याज पे पैसे चलाते हैं 20% और 25% में। आदमी को दे देते हैं 100 रुपये रोज के हिसाब से, बोले हम तुमसे लेंगे, लेकिन अगर 2-4 दिन अगर आदमी चूक जाए ना तो ये उस पर 50,000 रुपये, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपये कर देते हैं। फिर किसी का मकान होता है तो मकान छुड़ा लेते हैं, ताला डाल देते हैं, मोटरसाइकिल छुड़ा लेते हैं और दारू पी के आते हैं, घर में गुंडागर्दी करते हैं। इस तरीके के 2-4 लोग और भी हैं वहाँ जमाईपुरा द्वारकापुरी में 2-4 लोग और हैं जो भी पैसे चलाते हैं 20%, 25%। इनके सबूत भी मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, डायरी है इनकी, डायरी में कुछ गवाह भी हैं इनके। चेक ले लेते हैं, चेक लगा देते हैं उनको, फिर मारापीट बहुत ज़्यादा करते हैं। कौन लोग, कितने लोग आते हैं, कितने लोग मारपीट? 2-3 लोग हैं, उनके नाम की ट्राई कर रहा हूँ मैं, नाम मिल जाएगा मेरे को, अभी नाम नहीं आ पाए। कपिल कुशवाहा तो थाने में कोई नहीं सुनता, थाने में जाते हैं तो उनका फोन पहले ही पहुँच जाता है कि वो 10,000 रुपये तुम्हारे पास आ जाएंगे, इनको भगा देना जो भी है। हाँ, ये बात होती है। ये आवेदन दिया था ना बहू ने हमारी ने, एसपी ऑफिस में भी आवेदन दिया था। अभी तक 16 तारीख का आवेदन लगा हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ दोबारा मंगलवार को फिर जन सुनवाई में जाऊँ। और इसके वजह से कम तो 25 लोग वहाँ से घर छोड़ के चले गए स्टोन पार्क। 10:30 बजे आया है, बता रही है। 10:30 बजे आके गेट में लात मारी है और जो है लड़के को मारा है, उसको मारा पीटी करी है और गंदी गंदी गाली दी है। दारू पी के आया था और 2-3 दिन से लगातार फिर लड़के को घेर रहा है कहीं। कल परसों अभी सुदर्शन पेट्रोल पंप पर घेरा है उसको, लड़के ने आज बताया मेरे को। इससे बहुत परेशान है हम लोग। चौका। क्या नाम है तुम्हारा? मेहरून। क्या हुआ था, किससे क्या पैसे लिए थे? कौन? कपिल कुशवाहा से लिए थे 5,000 से, तो उसने 4.5 हमको दिए और 500 अपने काट लिए थे ब्याज के। अच्छा, आज से 2 साल पहले। 2 साल पहले। हाँ। फिर हम बढ़ते आज 2 साल हो गई, 2 साल हो गए और बहन की बीमारी के लिए लिए थे। तो कितने पैसे भर चुके और भी? 40-50,000 रुपये भर चुके। अच्छा, तो अब क्या कहता है वो? अब ऐसी धमकी देता है, मारपीट करता है घर में आके। 10 बजे आके रात में गेट में लात मारी, हमको गाली गलौज करा और लात पीछे। तो अभी पैसे की डिमांड कर रहा है? कितने पैसों की डिमांड और कर रहा है? वो तो उतने ही कर देता है, ब्याज लगा लूँ के। तो आपने उसके पैसे लौटाए थे? धीरे धीरे वापस कर रहे थे। कैसे? कितने? 1,000, 2,000 ऐसे। 2 साल हो गई देते देते। अच्छा, तो आप थाने क्या शिकायत की? थाने जाके आपने? थाने जाके करा ना, आपने एप्लीकेशन दिया। वो क्या बोले? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्वालियर में आयोजित
एमपीएल विमेन टीम ड्राफ्ट कार्यक्रम में क्रिकेट और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम में महान आर्यमान सिंधिया, भारतीय क्रिकेट शिखर धवन, पूर्व क्रिकेटर सबा करीम और सोफी धवन मौजूद रही। इस दौरान एमपीएल 2026 के लिए 2 नई महिलाएं टीम रॉयल निर्माण इंग्लिश और ग्वालियर शेरनेस का ऐलान किया गया। वहीं कार्यक्रम में 5 टीमों ने अपनी रणनीति के तहत खिलाड़ियों का चयन किया है। खास आकर्षण तब रहा जब महान आर्यमान सिंधिया ने शिखर धवन को गेंदबाजी और धवन ने शानदार डिफेंस खेला। इस आयोजन में प्रदेश भर की 300 से अधिक महिलाएं खिलाड़ी शामिल रहीं। मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो सेंटर खुला है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर शिखर धवन जी का, वो सबसे पहले ग्वालियर में खुला है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका सबसे पहला वाला जो है यहाँ पे खुला है। इसके साथ उन्होंने पूरा अटेंशन, पूरा फोकस सबा करीम जी ने उनकी पूरी टीम में, कोचिंग स्टाफ पे डाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डाला है, ताकि जो हमारे ग्वालियर के क्षेत्र के बच्चे हैं उनको सबसे बढ़िया पिच मिले, सबसे बढ़िया कोचिंग स्टाफ मिले, सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो मेरा यही यकीन है ऐसे इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर से कि बहुत अच्छी क्वालिटी की कोचिंग होके यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर निकलेंगे, एमपीसीए के लिए खेलेंगे, एमपीएल के लिए खेलेंगे, हमारे देश के लिए खेलेंगे। तो यही मेरा यकीन है। उसके साथ एक दूसरी खुशखबरी ये है कि मुझे लगता है आज हमारे मध्य प्रदेश में हमने एक सबसे बड़ा मजबूत लीग बनाया है। पूरे देश में इतना बड़ा लीग नहीं है। हमारे पास 10 मेंस की टीम है, 5 वुमेंस की टीम्स हैं, तो टोटल 15 टीम्स हैं हमारे साथ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने 3 साल में इतना बड़ा मंच खड़ा किया है पूरे टीम के, एमपीसीए की टीम के साथ, एमपीएल की टीम के साथ। और मेरी यही आशा है कि जिस तरीके के साथ हमने परफॉर्म किया है और भी प्लेयर्स यहाँ से निकले आईपीएल और देश के लिए। जी बिल्कुल। अभी इस साल आप जानते ही हैं कि मैंने पूरी टीम के साथ अभी रेनोवेशन फिर से शुरू किया है हमारे ग्वालियर स्टेडियम का, क्योंकि हमारे कैपेसिटी जो है हमें इंक्रीज़ करना है। आप जानते हैं पिछले साल जब एमपीएल यहाँ हुआ था तो इतने लोग आए थे कि वो कैपेसिटी नहीं फुलफिल कर पाए। लोग जो है पहाड़ के ऊपर बैठ के मैच देख रहे थे। तो उस पूरी व्यूअरशिप को देखते हुए हमने निर्णय, कह रहा हूँ, इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर के द्वारा, हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स के द्वारा मैंने ये निर्णय लिया है कि हर फ्रेंचाइज ओनर से ग्रामीण स्तर से 2 प्लेयर होने चाहिए। तो अब वो खोज के ये ग्रामीण स्तर से 2 प्लेयर्स लेके आएंगे और उनको फर्स्ट 11 में खिलवाएंगे। तो जब ये भी होगा तब मुझे लगता है हमारा टैलेंट खाली एमपीसीए से नहीं आएगा, हमारा टैलेंट इन फ्रेंचाइज ओनर से भी आएगा और हमें दिखाएगा कि भाई जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं वो भी इतना बढ़िया कर सकते हैं, खेल सकते हैं, अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले। हाई परफॉर्मेंस एकेडमी खुली गई है ग्वालियर में, लगता है आपको इन बच्चों को यहाँ से लेकर बड़ा आसान होगा? देखिए, बहुत ही आसान होगा और इतनी बड़ी फैसिलिटी खुली है तो इन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी को। जबलपुर हाईकोर्ट ने सिवनी के चर्चित 3 करोड़ रुपए हवाला लूटकांड मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर डीएसपी पंकज मिश्रा, आरक्षक प्रमोद सोनी और व्यापारी पंजू गिरी को आरोपों से बरी करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए। वहीं एसडीओपी पूजा पांडे समेत 8 पुलिसकर्मियों पर ट्रायल जारी रहेगा। मामला 8 अक्टूबर 2025 का है, जब कार से 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे, लेकिन दस्तावेजों में केवल 1.45 करोड़ रुपए की जब्ती दर्शाई गई थी। हाईकोर्ट ने यह फैसला पुनरीक्षण याचिका पर सुनाया है। रिकॉर्ड नहीं होता तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है कि तुम लोग कहीं ना मिले हो। जब वो अपने अधिकारियों को बोल रहा हो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा तो उसने दूसरी सिवनी हवाला कांड, ये शीशा का आप ही लोग ने दिया है और ये कटनी से जो रूट है नागपुर तक की, वो जबलपुर होते हुए जाता है। जब तक ये खबर मेरे पास आई, मेरे बख्शा के पास आई, उसने फोन से जब रिप्रेजेंट किया तो मैंने बताया मुखबिर की सूचना मैंने फॉरवर्ड कर दी डीएसपी मिश्रा साहब, पंकज मिश्रा साहब, उनने वहाँ पूजा पांडे। इस पूरा मामला आया और आप मीडिया के सामने आया तो वहाँ पूरा थाना सस्पेंड हुआ, उस पर डकैती का मामला। जब चालान पेश हुआ तो हमने 482 लगाई कि साहब मेरा काम सिर्फ ये था कि खबर अपने सीनियर को देना। तो संदेह के आधार पर मुझे भी आरोपी बना दिया, क्योंकि मेरी फोन कॉल की डिटेल्स थी कि मैंने इन्फॉर्मेशन दी। तो मैंने 482 में ये तर्क रखे थे कोर्ट के सामने। माननीय न्यायमूर्ति श्री हिमांशु जोशी साहब के यहाँ मामला लिस्ट हुआ था
हमने ये बताया कि सर मेरा काम था सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना। मैंने यूट्यूब की लिंक भेजी कि उस गाड़ी में, क्रेटा में कैसे छुपाया जाता है पैसा हवाले का, बस। कोर्ट ने माना कि हम लोग का कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं थी। तो उसमें 3 आरोपी जो थे, जिसमें डीएसपी पंकज मिश्रा साहब थे, कांस्टेबल प्रमोद कुमार सोनी और मुखबिर पंजू, इन तीनों की तरफ से कोर्ट ने 482 अलाउ करके क्वेश्चन करी और ये बोला कि इन लोग का कोई रोल ऐसा नहीं है कि मीटिंग ऑफ माइंड थी, हमारा प्लान था। मामले को 2 तरह के उसमें बांटा गया। जो एक यहाँ से खबर गई जबलपुर से सिवनी, और वहां सिवनी के अधिकारियों ने जो किया। तो मेरा तो मेन आर्गुमेंट था कि मेरा फोन कॉल लास्ट 2 बजे का था, सारी कार्रवाई 3 बजे की हुई। तो मैं एज ए कांस्टेबल मेरा जो काम था मैंने कर दिया, उसके अलावा मेरा कोई रोल नहीं। कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिए, तीनों की पिटीशन अलाउ कर दी। इसमें किसको किसको राहत? इसमें सबसे पहले तो जो मुखबिर था पंजू, उसको राहत मिली। तो उसका काम इतना ही तक इन्फॉर्मेशन देना। मैंने फॉरवर्ड करी कांस्टेबल क्राइम ब्रांच प्रमोद कुमार सोनी और डीएसपी पंकज कुमार मिश्रा, तीनों को राहत मिली। नहीं, क्वेश्चन कर दी, पूरी प्रोसीडिंग अलाउ कर दी, सबको बरी कर दिया, हाई कोर्ट से डायरेक्ट बरी हो गया। और उसमें ट्रायल नहीं चलेगा, इन तीनों पे कोई ट्रायल नहीं चलेगा। उसमें एक नीरज पुरोहित ने भी लगाई थी, उसकी याचिका खारिज कर दी, कहते हुए कि तुम वहां सिवनी के उसमें थे, इन्वॉल्व थे, तुम पे केस चलेगा। उसकी खारिज करी, बाकी 3 की स्वीकार कर दी। कोर्ट ने क्या बोला, किसी प्रकार की आपराधिक मामला अब इनके ऊपर नहीं चलेगा और कोई अपराध नहीं बचा, क्योंकि क्वेश्चन हो गई 482 में, पूरी एफआईआर क्वेश्चन हो गई, ये पूरी चालान केस क्वेश्चन हो गया इनके खिलाफ। अब अगर शासन चाहेगी तो अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो जाए, अदरवाइज यहाँ से वो खत्म हो गया, इनको कोई ट्रायल नहीं लड़नी, राहत हो गई। अंकित सक्सेना। बुरहानपुर जिले के नेपानगर सिविल मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बाइक चालक ने एक ही परिवार के 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला, पुरुष और एक बच्ची घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से नेपानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार बाइक चालक रॉन्ग साइड में घुस आया और सामने से टक्कर मार दी। घायल बच्ची आरोही ने बताया कि हादसे में उसके पैर में चोट आई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर शराब के नशे में तेज रफ्तार वाहन चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। शर्ट पहना हुआ लड़का ऐसे गया, बहुत ही स्पीड में और आगे आया, देखा तो भीड़ लगी हुई थी, तो यहाँ पर दुर्घटना हुई। बच्ची भी घायल हो गई है। मैं भी आके देख ही रहा हूँ बस। क्या नाम है आपका? मुझे एक व्यक्ति ने बताया, तो आप मेरा निवेदन है कि उसको रोकिए, आगे फूल लगा के। कैसे क्या दुर्घटना हुई है? ये आउटसाइड में आ रही थी इधर से गाड़ी, हाँ। ठोक के गया है। अच्छा, तो उनके साइड में चली रहे थे। तो क्या बच्ची को चोट लगी है? हाँ, बच्ची को। कितने लोग घायल हुए? तीनों। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा तो वीरेंद्र, मैं बदनापुर रहता हूँ। सिविल से आ रहा था पैदल। यहाँ पर जो बाइक एक्सीडेंट हुआ है, ये 2 बच्चे थे और दोनों वाइफ हस्बैंड थे। फिलहाल के लिए इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। बने रहिए 4 टीवी न्यूज के साथ।